अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 24 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, इसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं। रायम अपने बाबा की गोद में बैठकर गाड़ी चुनते हुए पुरअज़्म अंदाज में रेस शुरू कर रहा था। इसकी आंखों में चमक और जोश था, जैसे वो हर कीमत पर जीतना चाहता हो। रोमांच आज रायम के साथ गेम के मुद्दे पर बात करते हुए पास बैठी हुए मीरब के पीछे से अपना भारी और मजबूत हाथ ले जाकर वापस अपनी पसंदीदा जगह पर रखते हुए खुमारी से मुस्कुरा दिया। मीरब ने नफी में सर को हिलाते हुए दांतों को पीसा, जैसे वो इस लम्हे की शिद्दत से बेहद परेशान हो। शाह, प्लीज नहीं, मीरब ने बहुत आहिस्ता से आवाज में सरगोशी करते हुए कहा, ताकि इसकी आवाज तक जायम तक पहुंचे। रूम में सिर्फ एलईडी की हल्की सी रोशनी थी। शाह इस कम रोशनी का भरपूर फायदा उठा रहा था। रायम की नजरें एलईडी पर मरकूज थी, इसे इर्द गिर्द का कुछ भी होश नहीं था। धड़कनों पर सख्ती से हाथ रखते हुए रुमान शाह मीरब को अपनी जानिब झुकाते हुए इसकी पंखड़ियों को लबों में शिद्दत से कैद करते हुए गहरा लम्स छोड़ा। शाह, आपको शर्म नहीं आती? मीरब ने सांसें बहाल करते हुए आहिस्ता से अपने सर को रुमान शाह की गर्दन पर रखते हुए सरगोशी की। उसकी आवाज में एक नरम सी शिद्दत थी। शाह के शिद्दत से भरे लम्स ने इसकी धड़कनों में उथल पुथल मचा दी थी। रुमान शाह की अपनी सांसें भी बेतरतीब पा चुकी थी। जाने शाह, तुम पर मुझे सिर्फ प्यार आता है और टूट कर आता है। इतना आता है कि मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें अपने दिल के अंदर रखकर कैद कर लूं, तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा बना लूं, तुम हर लम्हा मेरी कैद में रहो। शाह प्यार से अपने साथ लगाते हुए सरगोशियों में बोल रहा था। रायम बेचारा ये समझ रहा था कि इसका बाबा इसके साथ गेम खेल रहा है, और शाह अपनी मीरब से ये मोहब्बत में दीवानगी लुटाते हुए सरगोशियां कर रहा था। रुमान शाह की तवज्जो एक वक्त में कई जगहों पर मरकूज थी। एक तरफ वो रायम के साथ गेम खेलने में मसरूफ था, रिमोट कंट्रोल को एक हाथ में थामे वो दूसरी तरफ मीरब की कुर्बत का मीठा मीठा खुमारी एहसास, जो हर लम्हा में शिद्दत पकड़ता जा रहा था। इसका दिल मीरब और रायम की हिफाजत और मोहब्बत की सोचों में गुम था। वो हर लम्हे में अपनी बेटे से बातें करते हुए अपनी बीवी के साथ अपने जज्बात की गहराइयों में डूबा हुआ था। रायम की बातों का जवाब देते हुए रोमान शाह का दिमाग मीरब और अपने बेटे की हिफाजत के बारे में सोच रहा था। एक ही वक्त में इतना कुछ सोचने वाला सिर्फ रोमान शाह ही हो सकता है, जो अपने बेटे पर बाप की शफकत भी जाहिर कर रहा था। बीवी को अपनी मोहब्बत और कुर्बत का गहरा एहसास भी दे रहा था। अपने दिमाग में इनकी हिफाजत की मंसूबा बंदी भी कर रहा था। तसव्वुर रात की दुनिया में इस दुश्मन को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था, जो शायद बहुत करीब था मगर इसकी नजरों से ओझल था। रोमान शाह का दिमाग न सिर्फ अपने प्यारों की हिफाजत के बारे में सोच रहा था, बल्कि वो एक पुरअज़्म सोच में गर्क था कि वो अपने खानदान को दरपेश से किसी भी खतरे से बचा सके। कितना खूबसूरत है इस शख्स का प्यार करने का अंदाज, जो अपने प्यारों के गिर्द ना सिर्फ अपनी हिफाजत का दायरा बनाए हुए हो, बल्कि मोहब्बत का हिसार भी शिद्दत से मजबूत कर चुका था। हर लम्हा उनकी हिफाजत के लिए कमर बस्ता होने के साथ साथ मोहब्बत भरे लम्हे भी कैद कर रहा था। मीनब और राइम तो इसके तहफ़्फ़ुज़ में पुरसुकून और पुरअमन थे। इनको तो ये एहसास भी नहीं था कि शाह के दिमाग में क्या चल रहा है और वह इस वक्त क्या सोच रहा है। सच्चा मुहाफिज और एक मजबूत मर्द ऐसा ही होता है, जो घर की औरत अपनी बीवी और अपने बच्चों की हिफाजत इस तरह से करे कि घर वालों को कानो कान खबर भी ना हो। मर्द को खुदा ने बहुत मजबूत और साहिब अख्तियार बनाकर जमीन पर उतारा है, मगर कुछ मर्द अपनी मजबूती को सिर्फ औरत पर मुसल्लत होने और खुद को हाकिम दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मर्द वो है जो बीवी को तहफ़्फ़ुज़ भी दे और मोहब्बत भी, औलाद के लिए मजबूत साहिबान भी हो, शफकत भरा दोस्त भी। इस शख्स में वो तमाम खूबियां थी जिन्हें दिल से सराहा जाए। वो ना सिर्फ मजबूत था बल्कि दिलकश और खूबसूरत भी था। इसकी सीरत पाकीज़ा थी, नीयत साफ, ईमानदारी का इसका खासा थी और रहम दिली की पहचान। इसका जास नजर अंदाज ऐसा था कि कोई भी इस पर मर मिटने को तैयार हो जाए। हाय रोमांचा, तेरी खूबियां मैं कैसे बयां करूं। अगर मैं शायर होती तो तेरे लिए ऐसे अशार लिखती जो तेरी अजमत का आकाश होते। रोमांचा की बातों में वो जादू है जो दिलों को छू ले, दिमाग को साकत कर दे। आज की नस्ल जो भटक रही है रोशनी की तलाश में, इसे रोमांचा के साथ सच्चाई नजर आ जाए। वो जो खामोश हो तो भी लफ्जों का असर छोड़ जाए, और जब हंसे हर दिल की धड़कन तेज हो जाए।
चलो तुम लोग जमीनों को राउंड लो, मैं जरा मजदूरों को देख कर आता हूँ। चौधरी खुरम ने प्यार से बिया और अपने बेटे जैन को जमीनों की तरफ जाने को कहा। चौधरी खुरम बिया और जैन को लेकर अपनी जाती जमीनों पर आया था। गाड़ी से उतरते ही इसने दोनों को जमीनों की जानिब बढ़ने की हिदायत दी और खुद दूसरी जानिब मजदूरों की हालत देखने के लिए जा रहा था। साईं, जल्दी आइएगा। जैन भागते हुए जमीनों की जानिब जा रहा था, मगर बिया वहीं पर रुक गई। चौधरी साहब, आप जल्दी वापस आ जाना। जैन की शरारतों का कोई ठिकाना नहीं है। सर पर ली हुई चादर को अच्छी तरह सेट करते हुए बिया ने खुरम से कहा। चौधरी खुरम ने मुस्कुराकर बिया की तरफ देखा। इसके शरारती दिमाग में कुछ चल रहा था। बिया रानी, अगर तू बोले तो मैं जाता ही नहीं हूँ। इसकी आवाज में शोखी और शरारत के रंग बहुत गहरे थे। बिया को इसके अंदर अंदाज का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। जी नहीं, आप जाएं और जाकर मजदूरों को देखें। अगर इनके सर पर खड़े नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेंगे, और जब मजदूर काम नहीं करेंगे तो याद रखिएगा अब्बा साईं आपके साथ क्या सलूक करेंगे। बिया ने मुस्कुराते हुए नजरें झुकाए। अपने ससुर का डर इसे महसूस करवाया था। तो अब्बा साईं का डरावे मुझे ना दिया कर। अब तो मैं खुद एक बेटे का अब्बा बन चुका हूँ और दूसरे की तैयारी कर रहा हूँ। चौधरी खुरम की आंखों में वाज़ेह शरारत थी। तो फिर अपना अंदाज बदल लो खुरम साहब। अब आपका अंदाज बदलना जरूरी हो चुका है, एक पुत्र के अब्बा बन के। अंदाज तो आज भी वही मनचले लड़कों वाला है। मैं लड़का हूँ, क्या मतलब? एक पुत्र पैदा कर लिया है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। इस जुमले में खुरम की दुखती रग पे बिया ने बराह रास्त कदम रख दिया। अब आसानी की वजह से तो मेरी हिम्मत ही बढ़ गई है। तैयार रहना, अब तो मेरे अगले पुत्र की माँ बनने का सही वक्त आ गया है। चौधरी खुरम ने हंसते हुए कहा, और इसकी आवाज में एक चैलेंज का रंग था। वो मजाक करते हुए अपनी शरारत को जाहिर कर रहा था। वो एक नई तब्दीली के लिए दिल से तैयार था। इसके लहजे में तंज और मोहब्बत का ऐसा इम्तजाज था कि वो एक ही वक्त में संजीदा था और चंचल भी। साईं, अभी अमीर मेरा कोई इरादा नहीं है। आप एक बेटे के आपके एक बेटे ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है और बच्चा नहीं पैदा कर सकती। बिया ने मुस्कुराते हुए मगर थोड़ी सी शौकी के साथ कहा। इसके लहजे में थकन और मजाक का इम्तजाज था। और चौधरी खुरम की बातों का मजा लेते हुए अपनी हदूद का भी इशारा दे रही थी। मेरी जान, मेरी औलाद को पैदा करना तेरे पे फर्ज है। बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्यार संभाला नहीं जा रहा। अब इस प्यार को दुनिया में लाने का वक्त आ गया है। चौधरी खुरम ने शरारती अंदाज में कहते हुए इसके कंधे से कंधा जोर से मारा। बिया इसके जुमलों पर मुस्कुराकर थोड़ा सा चौंकी। फिर खुरम के बहके हुए बेबाक अंदाज पर नजरें घुमाकर शक्की सी, लेकिन दिल में खुश होकर दाएं बाएं देख रही थी। खुरम की बातों में वो शौकी और मोहब्बत का संगम था। जैसे इसका हर लफ्ज बिया के दिल में गहरा असर छोड़ रहा था। वो इसकी मोहब्बत में और भी महू हो गई थी। तैयार रहना, आज से मेहनत शुरू कर दूंगा। अल्लाह ताला बहुत जल्द मेरी झोली में एक फल भी डाल देगा इसका फल भी डाल देगा। साईं, कसम से बड़े बेशरम हैं आप। बियास के लफ्जों की बेबाकी से शर्माकर तेजी से जैन के पीछे भागते हुए चादर के पल्लू को दांतों से तले दबा गई। मेरी रानी, खुरम जो बोलता है वो करता है। अब मेरी बात को सीधे कान से सुन लिया, या उल्टे से तुझे अगले बेटे की माँ बनने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा। भागती हुई बिया को थोड़ी सी ऊंची आवाज में खुरम ने अपनी सारी कैफियत बयां की थी। चौधरी खुरम की आवाज में एक शिद्दत थी, जैसे वो इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर अपने जज्बात में डूबा हुआ हो। इसके अल्फाज में मोहब्बत के साथ साथ एक दिल लगी एक चैलेंज भी छुपा हुआ था। इसकी आंखों में औलाद की खुशी की चमक नजर आ रही थी। वो बिया के शर्मा कर भागते हुए एहसास को दिलचस्पी से देखते हुए इस लम्हे से लुत्फानंदोज हो रहा था। बिया की नजरें कुछ देर रुक कर इसकी तरफ उठी और इसके दिल में एक मोहब्बत भरी नर्म सी लहर दौड़ गई। खुरम की मोहब्बत ने इसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। वो शर्माई हुई अपने बेटे जैन के पीछे भाग गई। खुरम कुछ देर के लिए मजदूर के पास जा रहा था, मगर इसके जहन में अपनी आने वाली औलाद के ख्वाब सजे हुए थे। शिफा नींद से बेचैनी की हालत में बेदार हुई आसम के बाजू पर सर रखे हुए सो रही थी, लेकिन अचानक से इसे भूख की शिद्दत महसूस हुई और वह बेचैन होने लगी। इसने एक नजर सोए हुए आसिम शाह पर डाली, जो गहरी नींद में सो रहा था। शिफा के दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर आसिम को उठाना इसकी मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि वो कुछ खाना चाहती थी। आसिम, शिफा ने आहिस्ता से आवाज दी, मगर आसिम शाह गहरी नींद में था। इसने शिफा की आवाज नहीं सुनी। वो भूख के मारे मुंह बनाए हुए थी। कुछ देर खामोशी के बाद शिफा ने फिर से आसिम को आवाज देते हुए इसे कंधे से हिलाया। आसिम शाह गहरी नींद से बेदार होते हुए थोड़ा सा घबरा गया था। सुर्ख और नींद से भरी हुई आंखों से शिफा की जानिब देखते हुए पूछा, शिफा, क्या बात है? मुझे भूख लगी है। वो बच्चों की तरह मासूम सा मुंह बनाकर बोली। इस वक्त आसिम ने दीवार पर लटकी हुई घड़ी पर नजर डालते हुए वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। हाँ, इस वक्त। क्यों, इस वक्त भूख नहीं लग सकती?
शिफा ने नाराज होकर मुंह बनाते हुए कहा, मेरी जान, मैंने ऐसा कब कहा है कि इस वक्त भूख नहीं लग सकती? ए, एक तो आजकल मेरी बीवी को गुस्सा मुझ पर बहुत आता है। आसिम शाह की नींद आंखों से उड़ चुकी थी। आजकल शिफा प्रेगनेंसी की वजह से काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। बात बात पे नाराज हो जाती थी। आसिम शाह फौरन उठकर बैठ चुका था। मुझे गुस्सा नहीं आता, आप ही मुझे गुस्सा दिला देते हैं, शिफा ने चिड़चिड़े अंदाज में खफा होते हुए कहा। और नाराज सा मुंह बनाकर अपना रुख दूसरी जानिब मोड़कर फिर से लेट गई थी। ओए आसिम शाह की जान, क्या हो गया है? मैं क्यों तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा? आसिम ने प्यार से इसका रुख अपनी जानिब करते हुए दोनों कानों को हाथ लगाकर अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा। दोनों कानों को बगैर किसी गलती के हाथ लगाते हुए बेचारा बहुत क्यूट लग रहा था। अच्छा, अगर मेरी बात या मेरा अंदाज तुम्हें बुरा लगा हो तो बाबा, मैं कान पकड़कर माफी मांग रहा हूँ। प्लीज माफ कर दो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो खफा होते हुए अपना रुख फिर से दूसरी जानिब करने की बेजान सी कोशिश कर रही थी, मगर मुकाबल का भारी हाथ इसे इस अमल से पूरी तरह से रोक चुका था। मेरी तरफ देखो, तुम्हें नाराज होने का कोई हक नहीं है। आसिम ने मोहब्बत से इसका सर अपनी तरफ मोड़ते हुए इसके चेहरे पर प्यार से झुक कर कहा। इसकी नजरों में शिफा के लिए बेहद नरमी और मोहब्बत का अक्स था। क्यों, अब मैं आपसे नाराज भी नहीं हो सकती? शिफा ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा। आजकल शिफा काफी ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी है। बेचारे आसिम शाह के बगैर किसी कसूर की शामत आती रहती है, मगर वो शिफा के नखरे उठाने में खुश होता था। शिफा इसे उम्र में काफी छोटी थी और इसकी प्रेगनेंसी दो प्रेगनेंसी पर भी जाया हो गई थी। इस वक्त शिफा बहुत रोई थी। अब तो आसिम बहुत ज्यादा इसकी केयर कर रहा था। इसे डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा था। कोई मेडिकल इशू होने की वजह से शिफा दोबारा औलाद की नेमत से महरूम हो चुकी थी। पहली प्रेगनेंसी तो सिर्फ कुछ दिनों की थी, मगर दूसरी बार तो पूरे 3 महीने बहुत अच्छे से गुजर गए थे। इसके बाद अचानक एक दिन से तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाकर ये पता चला कि शिफा का मिसकैरेज हो गया है। शिफा को इस वक्त संभालना बहुत मुश्किल था। अब खुदा ने दोबारा इसे ये खुशी नसीब की तो आसिम शाह कहीं पर कोई भी कसर नहीं रहने देना चाहता था। अब डॉक्टर के कहने के मुताबिक शिफा फिजिकली तौर पर बिल्कुल ठीक थी, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल क्लियर थी। बस अब तो अल्लाह ताला से दुआ थी कि कोई पेचीदा मसला ना हो। आसिम शाह से जरा सी भी परेशानी नहीं देना चाहता था। हर वक्त उसकी देखभाल और फिक्र आसिम शाह के दिमाग में घूमती रहती थी। आसिम इसकी हर जायज नाजायज फरमाइश को फौरन से पूरा कर देता था। शिफा थोड़ी सी लाडली भी हो गई थी। कुछ नेचुरल तौर पर भी इसका मूड चिड़चिड़ा सा रहता था। अक्सर औरतें प्रेगनेंसी की हालत में चिड़चिड़ी और बदमिजाज सी हो जाती हैं। ये एक नेचुरल चीज है। उफो, आपका फिर से झगड़ा करने का मूड है, मगर मैं आपके साथ झगड़ा नहीं करूंगा। मेरी जान, उठो, जो भी खाना चाहती हो मैं फौरन बना देता हूँ, आसिम शाह ने प्यार से इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। क्या आप मुझे अपने हाथों से चिप्स बनाकर दे सकते हैं? शिफा ने फौरन मुस्कुराते हुए अपनी फरमाइश आसिम के सामने रखी। जी बिल्कुल, बनाकर दे सकता हूँ, आसिम शाह ने मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए जवाब दिया। ठीक है, फिर आप मुझे चटपटे आलू की चिप्स बनाकर दें, जो हल्के मसालेदार और क्रंची हो, शिफा ने सद्दा से कहा। आसिम शाह के मुंह में भी पानी भरने लगा। ठीक है, तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी बनाकर लाता हूँ। आसिम शाह बेचारा अपनी नींद की चादर ओढ़े हुए अपनी प्यारी बीवी के लिए चिप्स बनाने के लिए जूते पहनकर खड़ा हो चुका था। मुझे भी आपके साथ जाना है, शिफा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए दोनों बाजू फैलाए रखे थे। मतलब साथ था कि वो चाहती थी कि आसिम इसे उठाकर प्यार से किचन तक ले जाए। ठीक है जनाब, जो हुक्म। आसिम ने मुस्कुराते हुए इसकी कमर पर हाथ रखते हुए इसे बच्चों की तरह ऊपर उठा लिया। वो छोटी बच्ची बनी हुई आसिम शाह की कमर पर दोनों टांगे लॉक किए हुए मुस्कुराते हुए गले में बाजू डाले हुए थी। आसिम शाह ने शिफा को किचन में लाकर आराम से कुर्सी पर बिठाया, फिर खुद पोटैटो निकालकर सिंक में धो रहा था। इसकी नजरें शिफा पर मरकूज थी। इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना वो अपना फर्ज समझता था। जब एक मर्द अपनी बीवी की ऐसी हालत में इतनी फिक्र करता है तो बीवी को दिल की गहराइयों से सुकून मिलता है। अगर मर्द ये समझ ले तो कभी भी अपनी बीवी से दूर ना हो। खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान ये छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करना बीवी को बेहद खुशी और सुकून देता है। आसिम पोटैटो के स्लाइस काटते हुए मुस्कुराती नजरों से बार बार शिफा को देख रहा था, जो चिप्स खाने के लिए बेताब होकर कुर्सी पर बैठे हुए आगे पीछे हो रही थी। एक औरत जब मां बनती है तो वो कई मरहलों से गुजरती है, और अगर मर्द इसकी तकलीफ और दर्द को समझ सके तो वो सारी जिंदगी इसकी मोहब्बत का गुलाम बनकर रहे, पूरी जिंदगी इसका शुक्रगुजार रहे। इसने खुद पर दुख सहे होते हैं। इसे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा यानी बाप बनने का सुख दिया। खुदा ने इस औरत को इन तकलीफों के बदले इतना बड़ा ओहदा अता किया है कि इसके कदमों तले जन्नत रखी। इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। आसिम ने फ्राई किए हुए चिप्स निकालकर प्लेट में टिश्यू रखकर इन पर रखा ताकि तेल अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। शिफा की बेचैनी आसिम शाह की
छुपी नहीं थी, वो फौरन चाहती थी कि चिप्स इसके सामने आए और वो बेसब्री से इन्हें खा सके। आसिम शाह इसकी बेचैनी को महसूस करते हुए तेज तेज हाथ चला रहा था। प्रेगनेंसी के दौरान लड़की का मूड हमेशा बदलता रहता है। कभी कुछ खाने का दिल नहीं चाहता और कभी दिल इतना बेचैन होता है कि फौरन वो चीज़ मुंह में आ जाए। इसके ऊपर चाट मसाला डालते हुए साथ में लहसुन और टमाटर केचप भी डिश में रखकर आसम ने किचन में रखी हुई छोटी सी डाइनिंग टेबल पर रख दिया। शिफा जो उठने ही वाली थी, आसम ने इसे खुद इसे अपनी मजबूत बाजुओं में प्यार से उठाया और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठा दिया। खाइए मेरी जान, आसम ने प्यार से एक टुकड़ा उठाकर फूंक मारकर केचप में डिप करते हुए इसके मुंह में डाल दिया था। ये क्या कर दिया आपने? मुझे तो लहसुन वाली गार्लिक केचप नहीं चाहिए थी, इससे मेरा दिल खराब हो जाता है। शिफा ने फौरन चिप्स का टुकड़ा अपने मुंह से निकालकर हाथ में ले लिया। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वह प्रेगनेंसी की हालत में बेहद हसास हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना और झिंझिनाना इसका मामूल बन चुका था। ऐ अल्लाह, हमेशा मुझसे ही गलती हो जाती है। आजम शाह ने दिल ही दिल में खुद को मलामत करते हुए शिफा के हाथ से चिप्स का टुकड़ा जल्दी से लेते हुए फौरन टिश्यू रोल से टिश्यू निकालकर इसका हाथ साफ करना शुरू कर दिया। वो बहुत बेचैन था कि कहीं शिफा का मूड मजीद खराब ना हो जाए। ओके, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हम गार्लिक वाला केचप किचन से ही निकाल देंगे, मगर अभी प्लीज अपना मूड रात के 2:30 बजे खराब मत करना प्लीज। आसिम शाह ने इल्तिजा करते हुए कहा। आप आपने क्यों गार्लिक केचप लगाई? आप नहीं जानते मेरे मुंह से इसका जायका नहीं जाएगा। अब वो रो धोने वाली शक्ल बनाए हुए थे। वो सच्ची तो कह रही थी, प्रेगनेंसी में औरत अपने आप से भी तंग आ जाती है और जब उसे भूख लगती है इसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या खाए। एक बच्चे को पैदा करना आसान नहीं होता, एक औरत खाने पीने तक को तरस जाती है। प्लीज मेरी जान, मुझे नहीं पता, क्या आपको ये नहीं पसंद? प्लीज एक दफा ट्राई करो। देखो, मैं इस पर और चाट मसाला डालकर इसे स्पाइसी कर देता हूँ। मेरी जान, आपको पसंद आएगा। आसिम इसे बच्चों की तरह बहला रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे। वो सच में एक मासूम बच्ची लग रही थी जिसे शदीद भूख लगी थी, मगर इसके मुंह का जायका खराब हो गया था। आसिम को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने ये छोटी सी गलती की। शिफा प्लीज मेरी जान, रोना बंद करो, वरना सचमुच मैं खुद पर बहुत गुस्सा आएगा। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आएगा। आसिम ने प्यार से इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए कहा। इसके लहजे में नरमाहट और परेशानी का मिला जुला असर था। वो अपनी बीवी को सुकून देना चाहता था, लेकिन अपनी छोटी सी गलती पर पछता भी रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है। आपसे नाराज नहीं हूँ, आपने तो इतनी मेहनत करके सब कुछ बनाया है। शिफा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी आवाज में नरमी और मोहब्बत थी। वो आसिम की कुर्बानियों की कदर करते हुए मुस्कुरा दी थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी प्यारी बीवी मुस्कुराई तो सही। आसिम ने गहरी सांस छोड़ते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसकी आंखों में सुकून था और दिल में इत्मीनान। शिफा की मुस्कुराहट ने इसकी परेशानियों को कम कर दिया था। चले, अब जल्दी से मुझे अपने हाथों से खिलाएं, शिफा ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही इसे एहसास हो गया था कि इसकी झुंझलाहट ने आसिम को परेशान कर दिया था। इसलिए वो खुद भी माहौल को अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। बेचारी का बस नहीं था, सब कुछ उसे अचानक हो गया था, मगर अब वो चाहती थी कि हालात दोबारा खुशगवार हो और आसिम की परेशानी खत्म हो जाए। जो हुक्म जनाब का, आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा और चिप्स को टमाटो केचप से डिप करते हुए इसके मुंह में डाला। शिफा आसिम शाह को प्यार से चिप्स खिला रही थी और आसिम शिफा को मोहब्बत लुटाती नजरों से देखते हुए चिप्स खिला रहा था। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये मंजर इस बात की अक्कासी कर रहा था कि जब शौहर इतनी मोहब्बत से बीवी का ख्याल रखे तो बीवी के लिए औलाद को पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। अगर मर्द थोड़ा सा अपने मकाम से नीचे उतरे तो वो अपनी बीवी को मना सकता है और इसके छोटे छोटे नखरे उठा सकता है और इसे मर्द के अहदे में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सी बात अक्सर जाहिल मर्द नहीं समझ पाते और औरतों की जहनी मरीजा बना देते हैं। रुमान शाह, मीरब और राइम ने मालदीव में 10 दिन गुजारे थे। ये दिन 10 दिन कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। ये दिन साहिल की नरम रेत, नीले समंदर और ठंडी हवा में गुजरे। हर सुबह नई उम्मीदों के साथ शुरू होती और हर शाम एक खूबसूरत याद के तौर पर खत्म हो जाती। रोज मालदीव के खूबसूरत साहिल पर इनके कदमों के निशान बनते थे। हर लम्हा एक ख्वाब की तरह गुजरता था, जैसे दुनिया की तमाम खुशियां इनके कदमों में सिमट आई हो। मालदीव में गुजारे हुए इस खूबसूरत सफर की यादें हमेशा इसके दिलो दिमाग में महफूज रहे। यहाँ पर बहुत से मोहब्बत भरे कीमती लम्हे इसकी जिंदगी की किताब में कैद हो चुके थे, लेकिन ये लम्हे खत्म हो चुके थे। ये सफर खत्म होते ही अब स्विट्जरलैंड पहुंच चुके थे। मालदीव को छोड़ने का दिल में मलाल था तो स्विट्जरलैंड के खूबसूरत माहौल को देखने की खुशी भी थी। ये जगह मालदीव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। स्विट्जरलैंड के बुलंद व बाला पहाड़, सरसब्ज वादियां और बर्फ से ढकी हुई चमकदार चोटियों के मंजर इनकी आंखों को एक नए जमाल से आशना कर रहे थे। होटल का कमरा इतनी शान शौकत से आरास्ता किया गया था, लगता था जैसे दुनिया के तमाम अमीर अमीर तरीन लोग यहाँ कयाम पजीर हो गए हों।
कमरे की खिड़कियां खोलते ही बाहर का मंजर दिल को सुकून देने वाला था। बर्फ से ढके पहाड़ और सरसब्ज वादियों का हसीन इंतजार बेहद पुरकशिश और हसीन था। ये होटल एक ऐसी जगह पर वाक़ था जहां जिंदगी की सारी आसाइशें थी। हर कमरा, हर कोना, हर मंजर अपने आप में एक कहानी रखता था। यहाँ का खूबसूरत माहौल, ठंडी फिजाएं इनके दिलों में एक नई और गैर मामूली सुकून भर रही थी। ये माहौल इनके लिए एक नया तजुर्बा था, जहाँ जिंदगी की नई रंगतें और इम्कानात नजर आ रहे थे। लेकिन अभी तक ये जगह सिर्फ सुकून का पैगाम दे रही थी। रोमान शाह ने मीरब और रायन के हमरा होटल रूम में आते ही इन्होंने सिर्फ नाश्ता ही किया था और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए वो निकल पड़े थे। यहाँ का मौसम दिसंबर में खासा सर्द था और स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में बिछती हुई बर्फ बर्फ से ढके पहाड़ और इनसे हसीन मनाजरात का लुत्फ उठाने के लिए रोमांचा का दिल बेताब था। मीरब और रायन के हमरा वो लोग लुत्फ अंदोज तो हो रहे थे, मगर स्विट्जरलैंड की सर्दी वाकई बेइंतहा थी। यहाँ का दर्जा हरारत सिफर से नीचे जा रहा था और ये पहाड़ी इलाका था, तो इसके लिए पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की शिद्दत का यह आलम था कि दर्जा हरारत -5 से डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। ये ठंड इसकी इस कदर शदीद थी कि रोमांचा मीरब और रायन के साथ इन हसीन मनाजरात और वादियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इनका दिल तो खुश हो रहा था, मगर इस ठंड में जिस्म का हर हिस्सा काफी ठंडा होने लगा था। इन्होंने काफी गर्म लिबास पहन रखे थे, मगर यहाँ के हिसाब से वो कम थे। वो स्विट्जरलैंड की खूबसूरती में महू थे, इसलिए वो ठंड को ज्यादा महसूस भी नहीं कर रहे थे। यहाँ क्रिसमस की छुट्टियों की मुनासबत से बर्फ की सफेद चादर हर तरफ फैली हुई थी। वो एक जादुई मंजर पेश कर रही थी। बाबा, यहाँ पर हमेशा ही ऐसी ही बर्फबारी होती है? मतलब पहाड़ों पर हमेशा इतनी बर्फबारी रहती है? राइम ने अपने बाबा के कंधों पर बैठते हुए हैरत से पूछा। राइम बड़ा सा कोट पहने हुए अपने बाबा के कंधों पर शान से बैठा हुआ था। हाँ बेटा, यहाँ पहाड़ों पर ज्यादातर बर्फ बर्फ ही रहती है और दिसंबर में तो ये मंजर और भी हसीन हो जाता है। बर्फबारी यहाँ का मौसम है और पहाड़ों की बुलंदियों पर बर्फ का ये मंजर कभी नहीं बदल सकता। रमान शाह मुस्कुराकर अपने बेटे की बातों का जवाब दे रहा था। शाह के गार्ड्स इनके पीछे चारों तरफ में कड़ी निगरानी वाले नजरों से देखते हुए आ रहे थे। रायन की आंखों में खुशी की चमक थी। इनकी नजर में स्विट्जरलैंड की बर्फ पोश पहाड़ एक नया और दिलकश जहां बन गए थे। वो चारों तरफ बर्फ के तह में डूबे हुए मंजर को देखते हुए खुशी से झूम रहा था और इसकी मासूमियत में दुनिया की सारी हैरत थी। इसके छोटे छोटे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। शाह अपने बेटे के सवालों का जवाब खुश दिली से दे रहा था। रोमान शाह आज भी इस वक्त को नहीं भूला था जब वो मासूम सा रोमियो हुआ करता था, जिसके लिए वो पूरी दुनिया इसका बाबा था। वो नहीं भूला था इस वक्त को जब इसके बाबा का हाथ इसके हाथ से अचानक एक दिन छूट गया था। कुछ अपनों ने पैसे का इतना गरूर दिखाया था कि इसके बाबा का इलाज नहीं हो सका था। वो कभी नहीं भूल सकता था इस वक्त को जब वो डॉक्टर ने वो तकलीफ भरे जुमले आकर कहे, आई एम सॉरी, आपके बाबा को बर वक्त न लाने की वजह से इनकी सांसें खत्म हो चुकी हैं। रोमांच इस लम्हे की अजियत आज तक कभी नहीं भूल सका था। इसके दिल में वो दर्द की चुभन छुपी हुई थी। आज भी शाह सबसे छुपकर तन्हाइयों में अपने बाबा को याद करते हुए मासूम बच्चे की तरह रोता था। आज इसे अपनी दौलत फजूल लगती थी। वो दिल में सोचता था कि काश इस वक्त मेरे पास पैसे होते, अपने बाबा का इलाज करवा सकता। मजबूत रोमांचा के अंदर मासूम रोमियो रातों में न जाने कितने आंसू तकिए में जज्ब कर देता था। ये सिर्फ खुदा की जात जानती थी। या इसका दिल किसी पर अपना दुख जाहिर करना शाह के लिए बाइस शर्मिंदगी वाली बात थी। सबको खुश रखने वाला रोमियो आज भी अपने माँ बाप को याद करके उदास हो जाता था। शाह रायन को यहाँ के दिलचस्प मंजर दिखाते हुए, हर जगह का मतलब समझाते हुए ख्यालों की दुनिया में अपने बाबा को देख रहा था, जैसे वो इसी लम्हे में वापस आ गए हो। आज भी इसके अंदर का मासूम रोमियो किसी कोने में दुबक कर बैठा था, जो शायद कभी नहीं बदल सकता था, जो आज भी ख्यालातों की दुनिया में अपने माँ बाप को सामने देखने की चाहत रखता था। आज रोमान शाह ने सालों पहले रोमियो बनकर कितने दुख और कठिनाइयां झेली थी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जिंदगी की ठोकरें खाते खाते वो इतना मजबूत हो गया कि आज इसने खुद पर एक मजबूत कवर चढ़ा लिया था, मगर अंदर से वो आज भी मासूम रोमियो था, जो कभी हंसना चाहता था मगर लोग हंसने नहीं देते थे। जिंदगी जीना चाहता था, मगर कभी करीबी रिश्तेदारों के रवैयों ने तो जैसे इसे जीने का हक ही छीन लिया था। इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें, जिन पर कुछ खुदाई फौजदार हमेशा तनकीद करते रहते थे, इसे घर में मुलाजमों की तरह रखा जाता था। रोमियो जिंदगी जीना चाहता था, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो इसे इसका बचपन छीन ले गए थे। इसको ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे वो किसी का बेटा नहीं, बल्कि महज काम करने वाला हो। छोटी छोटी खुशियों के लिए रोमियो तरह से आया करता था। आज सब कुछ था इसके पास, मगर वो खूबसूरत लड़कपन और बचपन लौट कर नहीं आ सकता था। आज मुंह मांगी कीमत देकर भी वो अपने बचपन का वो कीमती दौर वापस नहीं ला सकता था।
जिसमें मुस्कुराती हुई माँ नजर आए, कभी डांट कर कभी प्यार से समझाते हुए बाबा नजर आए। आज इसकी हैसियत इतनी थी कि वह मुंह मांगी कीमत देकर हर चीज खरीदने की सलाहियत रखता था, मगर वो बचपन से कुछ पल नहीं खरीद सकता जिनमें वो माथा चूमकर गोद में रखने वाली माँ और प्यार और शफकत से समझाने वाले बाबा हों। ये चुभन रोमांचा के दिल से कभी नहीं खत्म हो सकती थी। बचपन में इसने अपनी नजरों के सामने अपनी बहन और अपनी माँ को घर वालों के ताने सुनते हुए देखा था। इसका दिल बेहद तड़प जाता था, मगर कुछ न कर पाता था। इसने इसकी गुर्बत की वजह से इसे ठुकरा दिया था कि इसे इस लायक नहीं समझा गया था कि वो एक अच्छा हमसफर बन सकता। इसे इस लायक नहीं समझा गया था कि वो एक अच्छा दामाद बन सकता। मगर कोई देखे आज के रोमांचा को, जो आज इसकी इस बुलंदियों पर था जहां लोग इसे छूकर देखना चाहते थे, ये देखने के लिए कि वो ख्वाब है या हकीकत। इसकी सीरत को लोग सलाम करते थे, सच्चाई पर फिदा हो जाते थे। इसके किरदार के लोग गवाही देते थे, ईमानदारी को सलाह बनाकर रह नहीं सकते थे। वक्त और हालात बदल जाते हैं, मगर अगर लोग ये समझ जाएं कि अपने प्यारों को तकलीफ देना कितनी बड़ी गलती है, तो शायद सब कुछ बेहतर हो जाए। रोमान शाह ने बचपन में जो महरूमियां देखी थी, शाह चाहता था कि इसका बेटा इन महरूमियों को कभी महसूस ना करे। शाह इसके गिर्द दुख का साया भी नहीं आने देना चाहता था। वो रायम को हर वो खुशी महसूस करवाना चाहता था जिससे कभी वो महसूस करना चाहता था। जो ये सोचते हैं कि शाह एक अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता और लोग पूछें कि कभी मीरब के दिल से शाह कैसा शौहर है, लाखों लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि रोमान शाह जैसा शख्स शायद किताबों में मिलता है, मगर रोमान शाह इसी दुनिया की हकीकत है। मीरब वो खुशकिस्मत थी जिसके हाथों की लकीरों में रोमान शाह लिखा गया था। रायम वो बच्चा था जिसका साहिबान रोमान शाह था, और रोमान शाह अपने बेटे को कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। रोमान शाह मीरब और रायम को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। कल की गुर्बत में डूबा वो मासूम रोमियो आज दौलत की इस ऊंचाइयों पर था जहां पहुंचने के लिए लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। मगर इतना सब कुछ बदल जाने के बाद भी नहीं बदला था रोमांचा का दिल, जो आज भी मोम था, रहम दिल था, सच्चाई से भरा हुआ था। गरूर नाम की कोई चीज नहीं थी। रायन को अपने कंधों पर बिठाकर सैर करवाते हुए वो किस कदर खुश था। इसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही सुकून था जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था, और साथ ही मीरब से भी गाफिल नहीं था। मजबूत हाथ इसके कंधे पर रखे हुए इसे अपने साथ साथ बच्चों की तरह ले जा रहा था। दोनों में जान बसती थी इस शख्स की, जिसके अंदर अभी तक वो मासूम रोमियो जिंदा था, जो भी दुनिया से कुछ नहीं मांगता था, सिर्फ अपने प्यारों की खुशी चाहता था। शाह, तुम क्यों मेरे हवासों से नहीं उतरते? तुम्हारा ख्याल मेरी रूह में ऐसे समा गया है जैसे कि चाहूं भी तो तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकती। शाह, मैं तुम्हें हर वक्त अपने से ज्यादा करीब महसूस करती हूँ। तुम्हारी यादें, तुम्हारे ख्यालात, ये सब मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा कब्जा कर चुके हैं कि मैं कुछ और नहीं कह सकती। मेरे ख्यालात की दुनिया में हमेशा तुम मेरे साथ होते हो। जो बात तुम में है वो किसी और में है ही नहीं। मेरी नजरें सिर्फ तुम्हें तलाश करती हैं, मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। तुम्हें याद करना है, तुम्हारे लिए तड़पना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है, जैसे जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे बगैर अधूरा है। इशाल रोमांचा की ट्विटर पर एक नई तस्वीर अपलोड कर देखकर ठंडी आहें भर रही थी। तस्वीर में शाह की संजीदा शख्सियत, इसका बावकार अंदाज, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अभी तस्वीर से निकलकर बाहर आ जाएगा। इसकी खूबसूरती पर फिदा होते हुए इशाल के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। इशाल के दिल ने तो बेख्तियार सरगोशी की थी। यही शख्स तो है वो जिसने मेरी जिंदगी को एक अनजानी कैफियत में जकड़ रखा है। इस शख्स का जिक्र भी मेरे दिल को तड़पा देता है। आंखों में नमी और दिल में बेचैनी के साथ इशाल ने तस्वीर को दोबारा देखा। बेकरारी से स्क्रीन पर लब इस मकाम पर रखकर चूम रही थी जहां पर रोमान शाह के मुस्कुराते हुए लब नजर आ रहे थे। शाह के मीठे लफ्ज को अपनी पंखुड़ियों पर महसूस करते हुए आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। इसने ख्यालात की दुनिया में शाह को अपने दिल के बहुत करीब महफूज कर रखा था। शाह इसकी जिंदगी का वो खूबसूरत जुनूनी ख्वाब था जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं सकती थी। शाह का हर अक्स, हर लम्हा इसकी जात में यूं बस गया था जैसे कोई तसव्वुर बड़ी खूबसूरती से पत्थर पर कुंदा हुआ हो। विशाल का दिल चाहता था कि वो चीख चीख कर सारी दुनिया को बताए कि शाह इसकी दुनिया है। बस दिन को शाह को अपना मुकद्दर बनाकर ही दम लेगी। वो तस्वीर को लबों से लगाकर दीवानगी से चूम रही थी और फिर बेखुदी से आलम में बेड पर उल्टी लेट गई। लेकिन अचानक इसके चेहरे पर बदलते तासुरात नुमायां होने लगे। इशाल की निगाह मोबाइल की स्क्रीन पर एक और तस्वीर पर पड़ी। इस तस्वीर में शाह और रायम खड़े थे और किसी का हाथ शाह के कंधे पर था। रुमान शाह की खास बात यह थी कि वो कभी भी अपनी बीवी की तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट नहीं करता था। इसका मानना था कि घर की औरतों का अक्स दुनिया की नजरों से दूर रहना चाहिए, और खुद अपनी बीवी की तस्वीर पोस्ट करने का सवाल तो पैदा नहीं होता था। लेकिन ये तस्वीर शायद कट की गई थी।
क्योंकि इसमें सिर्फ शाह और रायम ही नजर आ रहे थे। विशाल के लिए हकीकत को पहचानना मुश्किल नहीं था। वो जानती थी कि वो हाथ मीरब का ही था। ये सिर्फ हाथ ही पहचान नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी जो किसी के लिए भी वाज़ेह हो सकती थी। शाह के वजूद पर जो हाथ था, वो सिर्फ इसकी बीवी का ही हो सकता था। रोमान शाह वो शख्स था जो नामहरम औरतों की तरफ नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं करता था, तो किसी का हाथ अपने वजूद पर महसूस करना तो दूर की बात थी। विशाल के दिल में एक हसद की लहर उठी थी। इसने मीरब के वजूद को पहचान लिया था और वह इस हकीकत ने दिल के इसके दिल की बेकरारी को मजीद बढ़ा दिया था। क्यों क्यों तुम शाह की जिंदगी से दफा नहीं हो जाती? क्यों तुम मर नहीं जाती? शाह पागलों की तरह चीख रही थी। गुस्से और जुनून की शिद्दत से इसका पूरा वजूद कांप रहा था। 1 साल तक बीमार पड़ी रही, पैरालाइज होकर बिस्तर पर पड़ी रही, मगर मरी नहीं। तुम मर जाओ मीरा, अल्लाह करे तुम मर जाओ। इसकी आवाज में नफरत और हसद से शिद्दत नुमाया थी, जैसे हर लफ्ज एक तीर की तरह निकल रहा हो। जब तक तुम मरोगी नहीं, रोमांचा कभी मेरा नहीं होगा, और जब तक वो मेरा नहीं होगा, मुझे कहीं चैन नहीं आएगा। इशाल अपने बालों को नोच रही थी। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों में जुनून के आसार वाज़ेह थे। इसकी हरकत ऐसी थी कि जैसे कोई पागल हो जिसका जहनी सुकून छीन लिया गया हो। वो बेकाबू हो चुकी थी, जैसे इसके अंदर एक तूफान बरपा हो। इसके अल्फाज की चीख, इसकी चीख, हर चीज इसके दिल के जहर की अक्कासी कर रही थी। पागल हो गई हो? सुल्तान ने दरवाजा धकेल कर खोला। विशाल की चीख सुनकर वह फौरन अपने कमरे से बाहर आया था। सामने का मंजर देखकर इसके माथे पर गहरी शिकने पड़ गईं। वो बेड के करीब जमीन पर बैठी थी, अपने बालों को नोचते हुए पागलों की तरह चीख रही थी। ये क्या हरकतें कर रही हो? होश में आओ। सुल्तान तेजी से इसके करीब पहुंचा, इसके हाथों को मुट्ठी से पकड़कर रोका। ये सब क्या हो रहा है? अपने आप को क्या बना लिया है? इशाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसका चेहरा गुस्से और बेबसी की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्फाज इसके गले में अटक रहे थे। छोड़ दो मुझे मर जाने दो। वो हजारों कतार रोते हुए चीख रही थी। मर जाने की बातें करना बंद करो और खुद को संभालो। सुल्तान की आवाज सख्त थी, मगर इसके लहजे में तशवीश भी वाज़ेह थी। तुम्हारी ये हालत देखकर तो कोई भी कहेगा कि तुम पागल हो चुकी हो, और अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करो। इशाल की हालत देखकर सुल्तान की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो इसे जमीन से उठाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा मसला क्या है? क्या तकलीफ है तुम्हें जो यूं पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? सुल्तान ने गुस्से में इसके बाजू थामे और झटके से इसे जमीन से उठाया। सीधी होकर बैठ जाओ। सुल्तान शाह ने शाल को बेड पर तकरीबन पटकने वाले अंदाज में बिठा दिया। होश में आओ इशाल, ये सब ड्रामे करना बंद कर दो। क्या समझती हो तुम अपनी जान को खत्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? इशाल ने आंखों में वहशत लिए सुल्तान की तरफ देखा, लेकिन वो अब ज़ारो कतार रोए जा रही थी। तुम्हें हो क्या गया है? आखिर क्या चाहती हो? सुल्तान का लहजा तल्ख था। इसे इशाल का यह अंदाज बहुत बुरा लग रहा था। सुल्तान में इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि वो ज्यादा देर तक इशाल का ऐसा रवैया और अंदाज देखता। मैं तुम्हारी इस हालत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी अकल ठिकाने लगाओ, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। बहुत जल्द तुम्हें मेरे साथ एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तैयार हो जाओ। सुल्तान ने फैसला कुन अंदाज में हुक्म दिया। विशाल की सांसें तेज हो रही थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सुल्तान के सख्त अल्फाज और रवैये ने इसे चंद लम्हों के लिए खामोश कर दिया था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल चीखते हुए सुल्तान के हाथ झटक कर दोबारा जमीन पर बैठ गई। बस कर दे मुझे नोचना। कभी खुद नोचते हैं, कभी मीटिंग के नाम पर वहशी कुत्तों के आगे डाल देते हैं। इसके अल्फाज में तल्खी और दर्द था, जो उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ और गहरा हो रहा था। सुल्तान ने इसे हैरत से देखा। उसके अंदर गुस्सा भी था और नजरों में शैतानियत भी। विशाल, ये बकवास बंद करो। तुम जानती हो ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुल्तान का लहजा सख्त था, लेकिन विशाल पर इसका कोई असर नहीं था। क्यों क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? ये सच है सुल्तान, मेरा वजूद तुम लोगों के लिए बस एक कठपुतली है। जब जी चाहा खेल लिया, जब जी चाहा छोड़ दिया। इशाल ने सर उठाकर सुल्तान को देखा। इसकी आंखों में वहशत और दुख के साथ एक झलक थी। झलक रही थी। तुम लोग मेरे साथ जो कर रहे हो वैश्यपन नहीं तो और क्या है? सुल्तान के चेहरे पर सख्ती बरकरार थी, लेकिन वो उसकी हालत देखकर बेबस हो रहा था। इस वक्त वो अपने सेंसेस में नहीं थी। इसे इससे कुछ भी कहना शायद फजूल था। अपना दिमाग ठीक करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूं। उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, हमें मीटिंग में जाना है। सुल्तान ने एक बार फिर से सबर का मुजाहरा करते हुए उठकर इसे रेडी होने को कहा था। मैं नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी, जो करना है कर ले। वो जिद्दी और फैसला कुन अंदाज से जीती थी। बकवास बंद करो। सुल्तान दहाड़ा था। इसके सबर का पैमाना लबरीज हो चुका था। उठकर रेडी हो जाओ, वरना ऐसी जगह टुकड़े करके फेंकूंगा जहां से तुम्हारे नामो निशान भी मिट जाएगा। इशाल ने इसके दहाड़ के जवाब में खौफजदा होने के बजाय तंजिया हंसी हंसी थी। टुकड़े कर दो सुल्तान, वैसे भी मेरी जिंदगी में तुम लोगों ने कुछ छोड़ा ही कहाँ है। और तुम और तुम्हारे कुत्तों के हाथों खुद को नचवा नचवा कर मैं थक चुकी हूँ। अब और हिम्मत नहीं है मुझमें।
सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो किसी भी लम्हे आपे से बाहर होकर इशाल पर हाथ उठाने को तैयार था, लेकिन इशाल की आंखों में अब भी सिर्फ जुनून नजर आ रहा था। सुल्तान के चुंगल से निकलने का जुनून, रोमान शाह के पास जाने का जुनून, जुनून में वो इस हद तक बह चुकी थी कि इसे सुल्तान से भी डर महसूस नहीं हो रहा था। मार दो, खत्म कर दो मुझे, शायद मरने के बाद ही तुम सबसे छुटकारा मिल जाए। इसकी बातें सुल्तान के दिल में किसी खंजर की तरह उतर रही थी। वो लम्हे भर के लिए खामोश हो गया। गुस्से की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए इसने हाथ की मुट्ठी को मजबूती से बंद कर रखा था। इशाल, अपने हवासों में आ जाओ, वरना मैं वाकई ऐसा कुछ कर दूंगा जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है सुल्तान, के तुम किस हद तक जा सकते हो। इशाल दीवानगी से चीखी, मारो, मारो मुझे, इतना मारो कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मगर याद रखना मेरे हर टुकड़े की आवाज आएगी। मुझे रोमान शाह के पास जाना है। इशाल की आंखों में जुनून की सुर्खी, इसकी चीखों में जुनून था। वो पागलों की तरह चीख रही थी। वो इस वक्त पूरी तरह से अपनी हालत से बेखबर थे। सुल्तान बेयकीनी से मंजर देख रहा था। सुल्तान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इशाल है। वो पागल लग गई थी। अचानक से उठकर इशाल ने सुल्तान का हाथ पकड़ लिया और इसे अपने हाथ पर उठाने की कोशिश की करने लगी। मारो मुझे, खत्म कर दो, शायद इसी तरह मुझे सुकून मिल जाए। सुल्तान ने बेजारी से इसका हाथ चटक दिया और इस पर बेख्तियार धक्का देकर इसे फर्श पर गिरा दिया। वो इसकी तरफ बुरी तरह नजरों से देखते हुए नफी में सर हिला रहा था। जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो, वो तुम जैसी औरतों पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। मैं एक मर्द होकर, इसका दुश्मन होकर ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपने वजूद को इतना पाक रखता है, नेक औरतों से ज्यादा वो अपनी हिफाजत करता है। वो तो तुम्हें लगता है कि तुम जैसी औरत को वो मुंह लगाएगा? अब भी वक्त है, बेवकूफ औरत, समझ जाओ। रमान शाह तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। सुल्तान शाह ने सख्त लहजे में कहा और उसकी आवाज में तलखी और हकारत वाज़ेह थी। इशाल ने सुल्तान की तरफ सर उठाकर देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही जुनून की गहरी चमक भी थी। इसकी आंखों से छलक रही थी। रमान शाह मुझे जरूर अपनाएगा सुल्तान, तुम देखना, और एक दिन मेरा होगा, वो एक दिन मेरा होगा। इशाल ने हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखते हुए अपनी जिद में हर हकीकत को झुटला देना चाहती थी। सुल्तान ने इसके अल्फाज सुनकर तंजिया मुस्कुराहट से कहकर लगाया, तुम ख्वाबों की दुनिया में रह रही हो इशार। रमान शाह के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना कभी होगी। मैंने अपनी जिंदगी में उस जैसा मर्द नहीं देखा। इसे औरतों को देखने की कोई चाह नहीं हुई। तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कभी तुम्हें नहीं अपनाएगा। बेवकूफ औरत, इस बात को समझो, तुम्हें तकलीफ कम होगी। मैं ख्वाब नहीं देख रही सुल्तान, मैं अपने ख्वाब को हकीकत बनाकर दम लूंगी। निशाल ने अपनी मुठ्ठियों को सख्ती से मीच लिया था और चीख कर कहा, तुम्हारी ये जिद और जवानगी तुम्हें तबाह कर देगी इशाल, बेहतर होगा कि हकीकत को कबूल कर लो। सुल्तान ने नफी में सर हिलाया और बेजारी से कहा। इशाल का ये रूप सुल्तान ने पहली बार देखा था। वो साकत खड़ा था, इसकी चीखें सुनकर भी खामोश होने लगा था। तुम पागल हो गई इशाल, वो बस इतना कह पाया और बेजारी भरे कदमों से रूम से बाहर निकल गया। सुल्तान जानता था कि इस वक्त कुछ भी कहना या करना बेसुध था। इशाल मरने से भी डर रही थी, नहीं डर रही थी, और यही बात इसे इशाल को कुछ भी कहने से रोक रही थी। जब इंसान मौत को गले लगाने से भी न डर रहा हो, तो ऐसे इंसान का को कोई क्या डराएगा। रुमान शाह मेरा है, सिर्फ मेरा, इशाल ने अपने अंदर के जुनून से बेकाबू होते हुए कहा। इसकी आवाज में इतनी शिद्दत थी कि जैसे वो पूरी दुनिया को अपनी बात बनाना चाहती हो। मैं इसे हासिल किए बिना नहीं मरूंगी, दीवानी और पागल तो मैं हूँ रोमान शाह के लिए, और हमेशा रहूंगी। वो चीखते हुए पता नहीं किसको बता रही थी। इसकी आंखों में एक ऐसी दीवानगी की चमक थी जैसे वो हर सूरत में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हो, चाहे इसके लिए कितना भी दुख और तकलीफ झेलना पड़े। इसका हर लफ्ज एक अहद की तरह था जिसे वो अपनी तकदीर से लड़ते हुए पूरा करना चाहती थी। पागलों की तरह शाह की तस्वीर को फिर से मोबाइल स्क्रीन को चूम रही थी। मीरत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तो मरना पड़ेगा, वो पागलों की तरह हंसते हुए बोल रही थी। शाह तुम्हारे होते हुए भी कभी भी मुझे अपनाएगा नहीं, और मैं शाह के बगैर नहीं रह सकती, तो ये फैसला हो चुका है कि तुम्हें हमारे बीच से जाना पड़ेगा। वो फैसला कुन अंदाज में शाह की तस्वीर को देख रही थी। दिल में एक पक्का फैसला हो चुका था। इसकी आंखों में बेशुमार जज्बात थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून था। तस्वीर को आखिरी बार देखकर इसने नजरें झुका ली थी। इसके दिमाग में क्या था कोई नहीं जानता था, मगर चेहरे का सुकून बता रहा था इसने दिल में कोई बात, बहुत खतरनाक इरादा बना रखा है। रोमांच और मीरब स्विट्जरलैंड के खूबसूरत पहाड़ी इलाके में एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। दोनों ने लंबे गर्म कोट पहन रखे थे और शाह ने मीरब का हाथ मजबूती से थाम रखा था। बर्फ में ढके पहाड़ों और दरख्तों के दरमियान पुरसुकून खामोश माहौल था, जहां हवा में ठंडक और सुकून था। जी रोमांचा की जान, शाह ने मीरब की तरफ मुस्कुराकर देखा, जैसे वो जानना चाहता हो कि वो क्या सोच रही है। हम यहाँ टिकटॉक बनाएं? मीरब ने चमक कर कहा। इसकी आंखों में एक चमक थी। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत माहौल में एक नया ख्याल आया था। हम क्या बनाएं? शाह ने थोड़ा सा चौंक कर पूछा, क्योंकि रोमान शाह जैसे शख्स के लिए सोशल मीडिया का कोई खास ताल्लुक नहीं था। शाह की शख्सियत हमेशा से ज्यादा तर कारोबारी नौयत की थी।
वो सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्विटर का इस्तेमाल करता था, और वो भी सिर्फ अपने काम के लिए, या फिर व्हाट्सएप से ही राब्ता करता था। बाकी तमाम ऐप्स की नज़र से ओझल थी। वो टिकटॉक का नाम इसलिए बिल्कुल नया था कि शाह टिकटॉक को आपको टिकटॉक का नहीं पता? मीरा ने हैरानगी से कहा, टिकटॉक? ये किस बला का नाम है? शाह ने हैरानी से पूछा, तस्वीर हम अपनी खूबसूरत वीडियो रिकॉर्ड करके शॉर्ट टिकटॉक पर अपने साथ कनेक्टेड लोगों को भेज सकते हैं, और सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हैं। जबकि आपको अपलोड करना पसंद नहीं है, इसलिए हम कुछ लोगों को टैग करके भेज सकते हैं, जैसे कि मिन्हा और शाहमीद भाई। मीरा की जर्नल नॉलेज सुनकर शाह मुस्कुराते हुए नफी में सर को हिला गया। मेरी जान, ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हम हर जगह की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और घर जाकर मिन्हा और शाहमीद को अपने घर पर बुला कर लेंगे। फिर तुम आराम से इन्हें हमारा हर जगह का मोमेंट रिकॉर्ड किया हुआ दिखा देना। शाह, आपको पता है आप कितने बोरिंग हैं? मीरब ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा, जैसे वह शाह की संजीदगी को चैलेंज कर रही हो। शाह से कुछ कहने वाला था कि सामने से आती हुई बच्ची ने सारा मंजर बदल दिया था। नन्ही सी मासूम परी की हिचकिचाती आवाज इनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। एक नन्ही सी बच्ची इनके सामने आकर खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर खौफ और अधूरी उम्मीद की झलक थी। इसका छोटा सा जिस्म ठंड की शिद्दत से कांप रहा था। इसकी खूबसूरत पुरकशिश आंखों में नमी तैर रही थी। बेटी, तुम ठीक हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? मीरब ने बहुत शफकत प्यार से इसकी जानिब बढ़ते हुए पूछा। बच्ची के लबो लहजे से लग रहा था कि वो मुस्लिम है, मगर किसी बहुत अच्छे घर की पढ़ी लिखी बच्ची थी। छोटी सी उम्र में भी इसे बात करने की पूरी तहजीब थी, मगर इसकी आंखों में वहशत, डर के डेरे थे। वो ठंड की शिद्दत से कांप रही थी। मीरब ने जल्दी से अपना कोट उतार कर इसे कंधों पर डालते हुए इसे लपेट दिया। बच्ची ने आहिस्ते से सर को ऊपर उठाया। मेरे मम्मी पापा चले गए हैं, वो लरसते हुए कपकपाती आवाज में बोली। बेटे, कहाँ चले गए आपकी मम्मी पापा? हमें बताओ, हम आपके मम्मी पापा तक आपको पहुंचा देंगे। शाह ने प्यार से इस बच्ची को सर पर हाथ रखते हुए कहा। मेरे मम्मी पापा मर गए हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वाले अंकल कहते हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसकी आवाज में इतनी बेबसी और दर्द था कि मीरा का दिल तड़प उठा था। मीरा तो एक कमजोर औरत थी। इस बच्ची का दुख और लरसता हुआ वजूद देखकर रोमांच का कलेजा भी मुंह को आने लगा था। मीरब का दिल तड़प उठा था। इसने बच्ची का हाथ नरमी से थाम कर बैठते हुए इसे अपने सीने से लगा दिया। मीरब और शाह की तरफ देखा। दोनों की आंखों में बेयकीनी और हमदर्दी की झलक थी। बच्चे, आप अकेले हो? रुमान शाह ने नरमी से पूछा। बच्ची ने सर नफी में हिलाया। इसकी आंखों में एक दरिया की गहराई थी, जैसे वो कोई ना खत्म होने वाली कहानी सुनाने वाली हो, लेकिन अल्फाज नहीं थे। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मीरब ने बच्ची को बड़े प्यार से खुद से अलग करते हुए इसके चेहरे की जानिब देखते हुए पूछा। बच्ची खामोश और डरी हुई थी। बेटे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। आप घबराएं नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। रुमान शाह ने बच्चे की तरफ बढ़ते हुए शफकत से इसके सर पर हाथ रखकर कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। गार्ड्स थोड़ी दूरी पर रुक चुके थे। आप चलेंगे? आपको अपने मम्मी पापा के पास ले जाती हूँ, बच्ची ने बड़े प्यार से मीरब का हाथ पकड़ते हुए कहा, और फिर एक नरम सा इशारा किया, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। आप प्लीज इनको वापस ले आइएगा। इसकी आवाज में एक मासूमियत और दिल से निकलती हुई ख्वाहिश थी, जैसे वह किसी बड़े का सहारा चाहती हो ताकि वो अपने खोए हुए वालिदैन को वापस ले आए। बच्ची और मीरब बच्ची मीरब और शाह को अपने साथ पहाड़ी के पास से गुजरती हुई सड़क पर ले गए, जहां थोड़ा हजूम इकट्ठा हो चुका था। सामने ही लाशें पड़ी थी, जिन पर ट्रैफिक पुलिस ने कपड़ा डाल रखा था। वो लाशें इस बच्ची के वालिदैन की थी। हे ऑफिसर, व्हाट हैपेंड टू देम? हाउ डिड दे डाई? हाय ऑफिसर, इनको क्या हुआ है? ये इनकी डेथ हो चुकी है? रुमान शाह ने अफसोस के साथ ऑफिसर से पूछा, जबकि इनकी आवाज में हैरानी और दर्द का तासुर था। Yes, they died in the spot. There is a child with them, and no one else is around. According to the records, that is what has been found. जी, इनकी मौके पर ही मौत हो गई है। इनके साथ ही बच्ची है और आगे पीछे कोई नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक यही पता चला है। ऑफिसर ने इलाके की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल प्लीज इनको कहें कि मेरे मम्मी पापा को ना ले जाएं। बच्ची ने बड़ी अफसरदा निगाहों से रोते हुए कहा। रुमान शाह से कहा, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था। मीरब ने बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए रोते हुए देखा। कुछ देर में बच्ची और इसके वालिदैन को एम्बुलेंस में बिठाकर ले जा चुके थे। बच्ची रोते हुए बड़ी मुश्किल से इनके साथ गई थी। पता नहीं क्यों वो मीरब और रोमान शाह को अपना समझकर इनसे अलग लगकर रोती जा रही थी। रोमान शाह ने इसे तसल्ली दी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बहुत जल्द वहां से ले आएंगे।
वो बच्ची थाने में नहीं जाना चाहती थी और वो डरी हुई थी।